हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक नए प्रैक्टिस सेट में। जूनियर सुपर टेट हिंदी भाषा के लिए प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल के माध्यम से लगातार आज जारी है। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 29 है। इसके पहले हम लोगों ने 28 प्रैक्टिस सेट देख लिया है, जो चैनल के प्लेलिस्ट में अपलोड है। आप वहां से उसे आसानी से प्राप्त करके देख सकते हैं। आप तैयारी करते रहिए। आपका जो परीक्षा है वो 17 अक्टूबर को होने वाला है, तो कुछ ही दिन शेष है। आप तैयारी करते रहिए और प्रश्नों के प्रैक्टिस करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गुजारिश है, चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। इसमें जो पहला प्रश्न है वह कहा गया है कि प्रथम रश्मि का आना रंगड़ी तूने कैसे पहचाना, यह किस कवि की पंक्ति है, ये आपको बताना है। तो छायावाद में जो कवि हैं, प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाने वाले जो सुमित्रा नंदन पंत हैं, उनकी यह पंक्ति है। तो यहाँ पे आपका जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है, यह बताना है। तो देखिए, निहार रश्मि नीरजा तो इनका है, लेकिन यहाँ पे जो गुंजन दिया गया है वह है, गुंजन किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की। ठीक है, तो आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। गुंजन के साथ साथ उनका है वीणा, ग्रंथि, ग्राम्या, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन। तो इन सभी को भी आप याद रखिएगा। यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा कविता का अंतिम पंक्ति कौन सी है? राम की शक्ति पूजा जो निराला की रचना है उसकी अंतिम पंक्ति क्या है, यह आपको पूछा गया है। तो यहाँ पे जो है, कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन, कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन, यह इसका आखिरी पंक्ति है। अगर इसका पहला पंक्ति अगर बात करें तो रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, यहाँ से शुरुआत होती है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यह आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको सामने दिए गए हैं, सही उत्तर बताना है। यहाँ पे दिया गया है, पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, यह सही बात है। पल्लव पंत की रचना, यह भी सही है। लोकायतन महाकाव्य की श्रेणी में आता है, यह भी सही है। लेकिन पंत भारतेंदु युग के कवि नहीं है, बल्कि छायावाद के कवि हैं। तो यहाँ पे आपका गलत असत्य कथन यही है। तो असत्य कथन पूछा है, तो आपका डी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ, अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश, यह किसकी पंक्ति है? तो यह आधुनिक युग की मीरा कही जाने वाली जो कवित्री हैं महादेवी वर्मा, उनकी पंक्ति है, अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। और इनकी एक रचना है यामा, जिस पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है, सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हृदय का मधुभार काव्य रचना किसका है, यह आपको बताना है। तो हृदय का मधुभार, यह जो रचना है वह रामचंद्र शुक्ल का है। रामचंद्र शुक्ल की जो रचना है वह है हृदय का मधुभार। तो आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, धर्मवीर भारती का नाटक जिसमें महाभारत के कथानक को लेकर आधुनिक युग के अनुकूल अर्थ प्रस्तुत किया गया है, वह बताना है कि कौन सी रचना है। तो धर्मवीर भारती का जो नाटक है अंधा युग, उसमें महाभारत के कथानक को लेकर आधुनिक युग के अनुकूल अर्थ प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार से आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इनकी रचनाओं के बारे में बात करें तो है इनकी रचना कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा, देशांतर, सपना अभी भी, यह सभी धर्मवीर भारती के रचना हैं। तो आप याद रखिएगा, यहाँ पे आपका बी उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अजातशत्रु नाटक के लेखक कौन है? तो अजातशत्रु जो नाटक लिखा गया है वह जयशंकर प्रसाद का ऐतिहासिक नाटक है। और इनके अन्य नाटक भी हैं जो प्रसिद्ध हैं, जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, राजश्री, विशाख, कामना। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जयशंकर प्रसाद आपका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है,
चलिए देखते हैं अगला प्रश्न जो दिया गया है वह क्या है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है। यानी यहाँ पे जो नाटक दिए गए हैं उसमें भारतेंदु के नाटक कौन नहीं है। तो यहाँ पे देखिए रणधीर प्रेम मोहिनी जो दिया गया है वह किसका है, लाला श्रीनिवास दास का। तो इसलिए यह इनका नाटक नहीं है। बाकी भारत दुर्दशा, प्रेम योगिनी, नील देवी, उसके साथ साथ यहाँ प्रेम जोगनी होना चाहिए, प्रेम जोगनी, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप, यह सभी भारतेंदु जी के नाटक है। यहाँ पे आपका उत्तर सही होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है। प्रसाद का नाटक कौन नहीं है यह बताना है। तो यहाँ पे देखिए जन्मेजय का नाग्य किनका है, स्कंदगुप्त है, ध्रुव सोमनी है, लेकिन सिंदूर की होली जो लिखा गया है वह लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। ठीक है, लक्ष्मी नारायण मिश्र एक प्रसिद्ध नाटककार हैं और इनकी अन्य नाटक की बात करें तो राक्षस का मंदिर, आधी रात, सन्यासी, यह सभी इनके नाटक हैं। तो आपका डी उत्तर यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे दिया गया प्रश्न कि नहुस नाटक के लेखक बाबू गिरधर दास का भारतेंदु हरिश्चंद्र से क्या संबंध था। तो देखिए बाबू जो हैं गोपाल चंद्र गिरधर दास, यह इनके पिता हैं। तो नहुस नाटक की रचना लिखने वाले इनके पिता हैं किसके, भारतेंदु जी के। सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किसने किया है। तो शकुंतला नाटक का जो खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया गया था वह राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, जन्मकाल के आधार पर निम्नलिखित संत कवियों का सही अनुक्रम क्या है। यानी जन्म काल के अनुसार बताना है कि जो संत कवि हैं उनका सही क्रम क्या है। तो यहाँ पे देखिए जो सही क्रम है वह है गुरु नानक, दादू दयाल, मलुकदास, सुंदरदास। गुरु नानक, दादू दयाल, मलुकदास और सुंदरदास। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। श्री वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिपादित किया था उसका दार्शनिक आधार क्या है, यह आपको बताना है। तो वल्लभाचार्य का जो दर्शन था वह है शुद्धाद्वैतवाद। ठीक है, शुद्धाद्वैतवाद। तो शुद्धाद्वैत दर्शन जो आपका यहाँ पे सी उत्तर है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न दिया गया, भ्रमर गुफा के लिए उपयुक्त दूसरा नाम क्या है। तो भ्रमर गुफा के लिए उपयुक्त जो दूसरा नाम है उसे ब्रह्मरंध्र कहते हैं। आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया वह है, बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है, यह कथन किस निबंध से लिया गया है। तो यहाँ पे देखिए यह जो लिखा गया है वह महादेवी वर्मा का एक निबंध है, युद्ध और नारी, उससे लिया गया है। तो आपका यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, बी उत्तर आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग निबंध किसका है। तो निठल्ले की डायरी जो लिखा गया है वह किसके द्वारा, हरिशंकर परसाई, जो हिंदी के एक व्यंग निबंधकार कह सकते माने जाते हैं। ठीक है, तो इनकी अन्य जो रचना जो पूछे जाते हैं वह है पगडंडियों का ज़माना, शिकायत मुझे भी है, सदाचार की ताबीज, प्रेमचंद के फटे जूते। तो ये सभी को याद रखिएगा। यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अष्टछाप के अंतर्गत न पढ़ने वाले कवि कौन है। यानी अष्टछाप के अंतर्गत न आने वाले कौन से कवि हैं। तो देखिए अष्टछाप से प्रश्न बनते हैं। अष्टछाप की जो स्थापना की गई थी वह गोस्वामी विट्ठल दास द्वारा, जो वल्लभाचार्य के पुत्र थे। उन्होंने अष्टछाप में 8 कवियों, जिसमें 4 शिष्य वल्लभाचार्य के थे, वे वल्लभाचार्य के शिष्य जो थे वे थे कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास। और जो 4 शिष्य विट्ठलनाथ के थे
वे थे गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। इन सभी को लेकर 1565 ईस्वी में 8 कवियों का जो समूह है उसमें अष्टछाप की स्थापना किया गया था। लेकिन यहाँ पे जो प्रश्न है वह पूछा गया है कि इसमें कौन से कवि हैं जो नहीं आते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो सुंदर दास दिए गए हैं वह संत काव्यधारा में सबसे शिक्षित संत माने जाते हैं। तो यह संत काव्यधारा के कवि हैं, तो इसलिए यहाँ पे सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना की है? तो वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, तुलसीदास की प्रमुख रचना है। तुलसीदास की रचना यहाँ पे जो दी गई है उसमें कौन सी रचना है? तो यहाँ पे देखिए रामचरितमानस जो लिखा गया है वह तुलसीदास का है। तुलसीदास की रचनाएं हैं कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, रामलला, नहछू, बरवय रामायण। ठीक है, तो यह सभी ध्यान रखिएगा। चलिए आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है, बरवय रामायण किसकी रचना है, यह आपको बताना है। तो बरवय रामायण जो लिखा गया है वह तुलसीदास की रचना है। ठीक है, याद रखिएगा तुलसीदास की रचना है बरवय रामायण। आपका बी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, कृष्ण गीतावली ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो कृष्ण गीतावली ग्रंथ के जो रचनाकार हैं वह हैं गोस्वामी तुलसीदास। याद रखिएगा सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, विनय पत्रिका किस भक्ति काव्य परंपरा की रचना है? विनय पत्रिका किस भक्ति काव्य परंपरा की रचना है वह बताइएगा। तो विनय पत्रिका तुलसीदास द्वारा रचित राम भक्ति शाखा की परंपरा से रचित है। तो आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया है, कौन सी रचना जायसीकृत नहीं है? यहाँ पे जायसी की रचना देखिए, जायसी की जो रचना है वह है पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। ठीक है, तो यहाँ पे मधुमालती जो आपका दिया गया है वह सूफी काव्यधारा के कवि हैं मंझन, उनकी रचना है। तो इसलिए आपका उत्तर यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न दिया है, निम्न में कौन सी कृति संस्मरण विधा की नहीं है? संस्मरण विधा की रचना कौन सी नहीं है? तो यहाँ पे देखिए जो मित्र संवाद है यह पत्रों का संकलन है, और किसके बीच में? यह केदारनाथ अग्रवाल और रामविलास शर्मा के बीच का जो पत्रों का संकलन है उसे कहा गया है पत्र संवाद या पत्र संकलन। तो यहाँ पे आपका डी उत्तर सही हो जाएगा। बाकी यह जो तीनों रचना है वह संस्मरण विधा की हैं। ठीक है, आपका उत्तर यहाँ पे डी उत्तर सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया है वह है, रीतिकाल का कौन सा कवि वीर रस की काव्य रचना के लिए प्रसिद्ध है? तो रीतिकाल में एक कवि हैं महाकवि भूषण, जो वीर रस की रचना करने के लिए प्रसिद्ध है। इनकी रचनाएं हैं शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। तो याद रखिएगा यहाँ पे आपके सही उत्तर होंगे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न दिया है वह है, रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति क्या रही? रीतिकाल में सबसे ज़्यादा जो प्रवृत्ति रही वह श्रृंगार रस और नायिका भेद वर्णन में। आपका उत्तर यहाँ पे जो सही होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया है वह क्या है? अगला प्रश्न दिया गया है, भाषा बोली न जानहि जाके कुल के दास, यह कथन किस कवि का है? तो यह जो प्रसिद्ध कवि कथन है यह केशवदास ने कहा था। तो केशवदास आपका उत्तर बी उत्तर आपका यहाँ पे सही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है वह है, घनानंद की कृतियाँ किस भाषा में हैं? तो घनानंद जो हैं कवि, उनकी जो भी रचनाएं हैं वह किस में है? ब्रज भाषा में। आपका उत्तर यहाँ पे सी उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। यहाँ पे दिया गया, किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है?
किस रचना को? तो देखिए, केशवदास द्वारा रचित जो रामचंद्रिका है उसे छंदों का अजायब घर कहा जाता है। यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। यहाँ पे दिया है मणिकर्णिका जो दिया गया है यह आत्मकथा है, दलित आत्मकथा। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं तुलसी राम। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतेंदु ने अधिकतर किस भाषा में काव्य रचना की है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो काव्य रचना है वह है काव्य भाषा ब्रज भाषा में। आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे दिया गया आदिकाल के जो प्रमुख इतिहासकार हैं उन्होंने आदिकाल का नाम क्या दिया है उसको सही सही बताना है। तो यहाँ पे देखिए रामचंद्र शुक्ल जो आदिकाल को कहें वह वीरगाथा काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल, राहुल सांस्कृत्यायन सिद्ध सामंत काल, मिश्र बंधु प्रारंभिक काल। तो यह सही रूप है, आप इसे ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक माना है? तो देखिए यह प्रश्न बनता है। तो रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय यहाँ पे दिया गया है 1868 से 1893 ईस्वी में माना है। 1868 से आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया है वह है भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र ग्रंथ की रचना कौन है? भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र ग्रंथ के रचनाकार कौन है यह आपको बताना है। तो इसके हैं राधा कृष्ण दास। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया मैथिल कोकिल के नाम से कौन से कवि जाने जाते हैं? तो मैथिल कोकिल के नाम से जाने जाने वाले जो हैं वह हैं विद्यापति। आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या है। अगला जो प्रश्न दिया गया है वह है राजमती को छोड़कर विशलदेव कहाँ गए थे? तो वे उड़ीसा गए थे। या उत्तर आपका बी उत्तर सही होगा। चलिए जल्दी जल्दी प्रश्नों को देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? तो चारण साहित्य किसे कहते हैं? जिसमें आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा की गई है उसे चारण कहते हैं। तो रासो साहित्य जो लिखा गया है जैसे पृथ्वीराज रासो है यह सभी हैं रासो साहित्य। तो चारण साहित्य को क्या कहा जाता है? रासो साहित्य कहा जाता है। आपका उत्तर यहाँ पे जो सही होगा वह हो जाएगा डी उत्तर आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न जो कहा गया है वह क्या है। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक क्या है? तो मैथिली भाषा में रचित गद्य की पुस्तक पूछा गया है। तो यहाँ पे जो वर्ण रत्नाकर है जिसके लेखक ज्योतिश्वर ठाकुर है और यह शब्दकोश ग्रंथ है। तो यह पहली पुस्तक है मैथिली भाषा में। तो आपका यहाँ पे वर्ण रत्नाकर ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से आचार्य मम्मट की रचना कौन सी है? तो आचार्य मम्मट का यहाँ पे क्या है? काव्य प्रकाश। ठीक है। नाट्यशास्त्र है भरत मुनि का, व्यक्ति विवेक है महिम भट्ट का,
काव्य अलंकार है भामा का। ठीक है, चलिए आपका उत्तर डी उत्तर सही होगा। यहाँ पे देखते हैं अगला जो प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है, यानी शब्द अलंकार के उदाहरण कौन नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो दिया गया उपमा वह क्या है, उपमा है अर्थालंकार, इसलिए आपका उत्तर यहाँ पे सही होगा, सी उत्तर आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित रचनाओं में से किस रचना के लिए रचना के काव्य नायक राम है, राम इसमें बताना है। तो यहाँ पे देखिए नरेश मेहता का जो रचना है संशय की एक रात, उसके नायक है राम। ठीक है, यह रचना राम कथा पे आधारित है, तो इसे याद रखिएगा। चलिए आपका उत्तर यहाँ हो जाएगा संशय की एक रात, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कृति के रचनाकार दुष्यंत कुमार है। तो साय में धूप जो लिखा गया है वह दुष्यंत कुमार का है, और इनके रचनाओं के बारे में बात करें तो सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे में, जलते हुए वन का बसंत, यह सभी दुष्यंत कुमार की रचना है। आपका सही उत्तर हो जाएगा साय में धूप, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आत्मजयी किसकी रचना है यह बताना है। तो आत्मजयी जो रचना लिखा गया है वह कुंवर नारायण द्वारा, आत्मजयी जो लिखा गया है वह किसके द्वारा, कुंवर नारायण द्वारा लिखा गया है। यहाँ पे सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है, प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस सप्तक में संकलित हैं। तो प्रयोगवादी कवि यानी तार सप्तक में इनका जो रचना है वह सम्मिलित है, तो आपका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न दिया है वह है, प्रयोगवाद का जन्म छायावाद और किसकी रूढ़ियों की प्रतिक्रिया में हुआ था। तो प्रयोगवाद का जो जन्म हुआ था वह छायावाद और प्रगतिवाद की रूढ़ियों की प्रतिक्रिया में हुआ था। तो यहाँ पे दिया गया है सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, प्रगतिवाद। सही उत्तर है ऑप्शन आपका सी। चलिए अगला प्रश्न है, 8 भागों में प्रेमचंद की कहानियाँ किस नाम से संकलित हैं। तो प्रेमचंद की जो कहानियाँ है वह मानसरोवर के 8 भागों में है, तो मानसरोवर आपका उत्तर ए उत्तर आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन है। तो 11 वर्ष का समय जो लिखा गया है यह कहानी है रामचंद्र शुक्ल का, आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसाद की जो गुंडा कहानी है वह इतिहास के किस युग का उसका चित्रण है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के समय का उसका चित्रण किया गया है इस कहानी का। आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न आपका दिया गया है वह है, कामरेड का कोट इस कहानी के लेखक कौन है। तो यह जो कहानी लिखा गया है वह है सृंजय द्वारा। आपका यहाँ पे डी उत्तर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, सफ़ेद कौवा कहानी के लेखक कौन है। सफ़ेद कौवा कहानी जो लिखा गया है वह मंजुल भगत द्वारा। आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आपका बंटी उपन्यास की लेखिका कौन है। तो आपका बंटी उपन्यास जो लिखा गया वह मन्नू भंडारी द्वारा लिखा गया है। यहाँ पे आपके उत्तर जो सही होंगे वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, वैदेही वनवास के लेखक कौन है। वैदेही वनवास, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है प्रिय प्रवास, पद्म प्रसून चुभते चौपदे, चोखे चौपदे, रस कलश और वैदेही वनवास। तो यहाँ पे उत्तर सही होगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ऑप्शन नंबर आपका बी उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, किसके साहित्य को हम सरस्वती और इंदु में जिस प्रयोगात्मक रूप में देखते हैं वह वही उस साहित्य का असली रूप है। तो यह है द्विवेदी युग। ठीक है, आपका उत्तर सही होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं,
भाग्यवंती उपन्यास के लेखक कौन है? भाग्यवंती उपन्यास के लेखक कौन है? यह हैं श्रद्धाराम फुलौरी। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रेमचंद के उपन्यास के पात्र कौन है? तो यहाँ पे देखिए जो पात्र हैं उसको आपको पहचानना है कि प्रेमचंद के किस किस उपन्यास के कौन से पात्र हैं। तो यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें कृष्णचंद्र का जो पात्र है वह सेवा सदन का है, सोफिया रंगभूमि की है, और गजाधर जो दिया गया है वह सेवा सदन का ही है। ठीक है, तो हरिप्रसन्न यहाँ पे सुनीता उपन्यास का है। तो हरिप्रसन्न यानी सी उत्तर जिसमें होगा वह नहीं है। तो यह भी नहीं है, यह भी नहीं, यह भी नहीं, यह सही है। ए, बी और डी, आपका उत्तर सी उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया, हिंदी कहानी में यथार्थवादी परंपरा की नींव किसने डाली थी? तो यह आपको बताना है। यहाँ पे यथार्थवादी परंपरा की नींव जो डाली गई थी सबसे पहले वह प्रेमचंद द्वारा। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए देखते हैं जल्दी जल्दी से प्रश्नों को। विश्वनाथ प्रसाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र है? विश्वनाथ प्रसाद, यह आपके बताने हैं किस का पात्र है। तो मैलाचल जो प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास है फणीश्वरनाथ रेणु का, उनके पात्र हैं विश्वनाथ प्रसाद। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया गया, झूला नट उपन्यास की रचनाकार कौन है? तो झूला नट उपन्यास की जो रचनाकार हैं वह है मैत्रेयी पुष्पा। आपके सही उत्तर होंगे ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, जुलूस उपन्यास के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। जुलूस उपन्यास जो लिखा गया है वह किसके द्वारा? तो यह भी आंचलिक उपन्यास है और इसके लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु। आपके सही उत्तर होंगे ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है, चित्रलेखा किसका औपन्यासिक उपन्यास है? तो चित्रलेखा भूले बिसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते, सामर्थ्य और सीमा, सबही नचावत राम गोसाई, यह सभी जो उपन्यास हैं वह हैं भगवती चरण वर्मा के। आपके सही उत्तर होंगे बी उत्तर। चित्रलेखा के लिए एक और प्रश्न पूछा जाता है कि पाप पुण्य की समस्या पर लिखा गया जो उपन्यास है वह कौन सा है? तो उसका उत्तर भी हो जाएगा क्या? चित्रलेखा। ठीक है, चलिए सही उत्तर आपका बी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया है वह है, बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी रचना है? तो बाणभट्ट की आत्मकथा एक उपन्यास है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। इनके उपन्यास है रामदास का पोथा, पुनर्नरवा, चारू चंद्रलेख। ठीक है, तो आपका यहाँ पे सही उत्तर जो होगा वह हो जाएगा बी, यह उपन्यास है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा निबंध संग्रह डॉक्टर नगेंद्र का नहीं है? तो यहाँ पे देखिए विचार के छड़ जो दिया गया है वह नगेंद्र का नहीं है, यह विजयेंद्र स्नातक का है। बाकी सभी नगेंद्र के उपन्यास है, सॉरी निबंध है। तो यहाँ पे विचार की छड़ आपका डी उत्तर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न दिया गया है, निर्मल वर्मा का यात्रा संस्मरण चीड़ों पर चांदनी आधारित है। तो चीड़ों पर चांदनी जो आधारित है वह यूरोप प्रवास पे। आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो सी है आपका वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे? तो देखिए यहाँ पे सरस्वती पत्रिका के संपादक जो नहीं हैं वो शांति प्रिय द्विवेदी। बाकी ये जो तीनों दिए गए हैं वह सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। अगला प्रश्न दिया गया, धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन है? तो धर्मयुग पत्रिका जो निकलती थी उसके संपादक थे धर्मवीर भारती। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का नाम क्या है? तो बालकृष्ण भट्ट का जो है पत्रिका वह है हिंदी प्रदीप। 1877 में यह प्रकाशित होती थी। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो सरस्वती पत्रिका 1900 से शुरू हुई थी। और सरस्वती पत्रिका में अगर प्रश्न पूछे कि द्विवेदी युग ने कब उनका कार्यभार संभाला, तो 1903। यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी।
भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो कवि वचन सुधा इनका जो है उसके संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। आपके उत्तर सही होंगे सी। बेताल पचीसी के रचनाकार कौन है? तो बेताल पचीसी जो है वह किसके हैं? वह लल्लू लाल के। आपके उत्तर सही होंगे ऑप्शन नंबर सी। गुजराती भाषा किससे विकसित हुई है? तो गुजराती भाषा का जो विकास हुआ है वह हुआ है सौरसेनी अपभ्रंश से। ठीक है, सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी तथा गुजराती हिंदी का विकास हुआ है। आपका यहाँ पे सही होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, वैचारिकी पत्रिका के संपादक निम्नलिखित में से कौन है? तो वैचारिकी पत्रिका के संपादक हैं मणिका मोहिनी। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? तो हिंदी का प्रयोग जो भारत के शासन मॉरिशस देश है वहाँ पे किया जाता है। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया है वह क्या है? निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती? तो देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जो नहीं बोली जाती वह है मैथिली। मैथिली कहाँ बोली जाती है? बिहार में। ठीक है, आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न दिया गया है, प्राचीन भारतीय लिपियों में कौन सी लिपि सर्वश्रेष्ठ है? तो ब्राह्मी लिपि जो है वह सर्वश्रेष्ठ है और इसी से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया, मैथिली, भोजपुरी और मगही किस बोली के अंतर्गत आती हैं? तो मैथिली, भोजपुरी और मगही यह सभी आती हैं बिहारी हिंदी के अंतर्गत। आपके सही उत्तर होंगे ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है, सूरदास के काव्य किस भाषा में है? तो सूरदास के जो सभी काव्य हैं वह ब्रज भाषा में है। आपके सही उत्तर होंगे ऑप्शन नंबर डी, उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, लहंदा किस स्थान की भाषा है? तो लहंदा जो है वह पश्चिम पंजाब की है। तो पश्चिमी पंजाब आपका उत्तर बी, उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, हंस पत्रिका। हंस पत्रिका के संस्थापक एवं संपादक कौन थे? तो प्रेमचंद थे और बनारस से 1930 में इसका प्रकाशन हुआ था। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है, काकल्य वर्ड कौन सा है? तो देखिए काकल्य वर्ड किसे कहते हैं? यहाँ पे ह तो है काकल्य वर्ड, जिन व्यंजन के उच्चारण में मुख गुहा खुली जाती है और वायु झटके से बाहर की ओर निकलता है, उसे काकल्य वर्ड कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ह आपका काकल्य है। चलिए अगला प्रश्न है, य का उच्चारण स्थान है? तो इचु यसानम तालु से य का उच्चारण स्थान तालु है। आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी, उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं उसे लिखे जाते हैं। तो कैसे लिखे जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो लिपि कहते हैं। जो लिखा जाता है वह लिपि है। आपका सही उत्तर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं, प फ ब भ म व्यंजन होते हैं तो उपपधानिया नाम ओष्ठ से यह सभी क्या हैं? ओष्ठ हैं। आपके सही उत्तर हो जाएंगे बी। यहाँ पे दिया गया, हाय रुंड गिरे, गजमुंड गिरे, कटकट अवनी का अपर सुंड गिरे, लड़ते लड़ते और अरिझुंड गिरे, भूपर हाय विकल वितुंड गिरे। इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो यह जो पंक्ति है वह भयानक रस का है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हाहाकार हुआ क्रंदन में कठिन ब्रज होते थे चूर, हुए दिगंत बधिर भीषण रो बार बार होता था क्रूर। यह जो पंक्ति दी गई है वह उसमें कौन सा रस है? तो इसमें भी क्या है? भयानक रस है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। सही शब्द चुनना है। यहाँ पे शब्दालंकार के 3 भेद होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। सही उत्तर होगा बी। चलिए, चिरजीवी जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर, को घटिए वृष भानुजा वे हलदर के भीर।
तो यहाँ पे जो अलंकार है वह क्या है, श्लेष है। सही उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न दिया गया है, जब दो समान गुण वाली वस्तुएं ऐसी मिल जाए कि दोनों में भेद लक्षित न हो पाए, वहाँ पे क्या होता है। तो वहाँ पे जो अलंकार होता है वह होता है प्रतिवस्तुमा अलंकार। प्रतिवस्तुमा अलंकार आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, इसमें कौन सा छंद है आप बताइएगा। तो यहाँ पे जो छंद है सोरठा छंद है, आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, दोहा चौपाई सवैया सोरठा आदि की प्रथमावली के अंत में कौन सा विराम चिन्ह होता है। तो यहाँ पे होता है कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है यह बताना है। तो वहाँ पे किया जाता है पूर्ण विराम का। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। विद्याधन उद्यम बिना कहोन जो पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले जो पंखा को पौन, इस पंक्ति में कौन सा छंद है। तो यहाँ पे छंद बताना है। तो इसमें आप जब गिनेंगे तो यह दोहा छंद है, 13 और 11 मात्राएँ आएंगे। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, नील सरोरु श्याम तरुण अरुण बानी नैन करौ सो मम ऊर्धाम सदा क्षीर सागर शयन, यह जो दिया गया है इसमें कौन सा पूछा गया है कि छंद है। तो इसमें बताना है। तो यह किसका है, यह सोरठा का है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या दिया गया है। आपका बताना है कि दीर्घ का जब वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा। तो देखिए द आधा द में री जुड़ा है, आधा ग में क्या जुड़ा है अ। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न जो दिया गया है वह क्या है। अयादि संधि यहाँ पे कौन से में है। तो देखिए यहाँ पे नौ प्लस इक से नाविक बनेगा, यह अयादि संधि का है। ठीक है, उत प्लस योग से उद्योग बनेगा। ठीक है, यह तो व्यंजन का है। तथा प्लस ए से तथैव बनेगा, यह वृद्धि का है। अप प्लस ज से अब्ज बनेगा, यह भी व्यंजन संधि का है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, मतैक के किस संधि का उदाहरण है। तो यह किसका है, वृद्धि संधि का। मत प्लस एक से मतैक के बनेगा, मत प्लस एक से मतैक के बनेगा। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सरासर में कौन सा समास है। तो सरासर जो दिया गया है इसमें अव्ययी भाव समास है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है, पुजारी भगवान पीताम्बर की पूजा कर रहा है, तो पीताम्बर पद में कौन सा समास है। तो पीताम्बर यहाँ पे है कृष्ण के लिए आया है, तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न देखते हैं, शोक करना के लिए मुहावरा क्या है। तो शोक करना यानी सिर पीटना। आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है, हींग न लगे फिटकरी रंग भी चोखा, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो इस लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा बिना खर्च अच्छा कार्य। आपका बी उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया वह है, कु जगह फोड़ा और ससुर वैद्य, इसका अर्थ क्या होगा। तो यह हो जाएगा धर्म संकट की स्थिति। आपका डी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यह 100 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिसे हम लोग देखे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल में नए हैं तो शेयर करिएगा दोस्तों के साथ और बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।